नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट जाकर अफेयर शो में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 11 और 12 की प्रमुख खबरों के बारे में। चलिए देखते हैं दिसंबर 11 और 12 को कौन कौन सी प्रमुख खबरें में डिस्कस करनी है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह 2020 को संबोधित किया। इसके बाद डिस्कशन होगा दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क के बारे में। तो देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पहली आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जानेंगे आरटीजीएस के बारे में, जो कि 14 नवंबर से 24/7 अवेलेबल रहेगा, माफ कीजिएगा 14 दिसंबर से। इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के बारे में। इसका डिस्कशन करेंगे यूएनईपी की सर्जन गैप रिपोर्ट के बारे में, जो कि उसने हाल ही में जारी की है। इसके बाद अंत में डिस्कशन करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में, जो कि 11 दिसंबर को मनाया गया। और सबसे लास्ट में डिस्कशन होगा वुमेन ऑफ द डे के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हमारी पहली खबर है पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया। किसने संबोधित किया? पीएम मोदी ने संबोधित किया। किसे? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह या महोत्सव 2020 को संबोधित किया। तो चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। चेन्नई में राष्ट्रकवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती पर वनाविल संस्कृत द्वारा आयोजित किया गया था। इस समारोह को किस समारोह को? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह को किसके द्वारा? वनाविल संस्कृत द्वारा आयोजित किया गया था। क्यों? क्योंकि ये 138वीं जयंती थी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की। ठीक है, हमें याद रखना है। तो इस अवसर पर सीनी विश्वनाथन, जो कि एक राइटर हैं, इन्हें उनके सुब्रमण्यम भारती पर लिखे गए संकलन के लिए भारतीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये कुछ बातें जान लेते हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में। तो वह एक महान तमिल लेखक और कवि थे। उन्हें महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई सारी किताबें लिखी थी। उन्होंने प्रमुख रचनाएं थी उनकी कन्नन पातु, कुइल पातु, पांचाली सबाथम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, बाल विवाह जैसे विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न कविताएं और लेख लिखे। और अंत में 11 सितंबर 1921 को अल्पायु में उनका निधन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT नेटवर्क का शुभारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हाल ही में किस देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शुभारंभ हुआ है, तो भारत में हुआ है। किसने इसको चालू किया है? भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। किसकी हेल्प से? स्काइलो टेक इंडिया, जिसको स्काइलो भी बोलते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्काइलो इंडिया जो है एक स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का। इसने बीएसएनएल के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया? इसके द्वारा मछुआरों, किसानों, निर्माण और खनन और रसद उद्यमों में के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। इन क्षेत्रों में यह मदद करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि हमारी जो जरूरत की जितनी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं दिन प्रतिदिन, उनको इंटरनेट से जोड़ देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल बल्ब आते हैं जो कि वाईफाई के थ्रू चलते हैं, तो वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक तरीका है कि आप अपने फोन से अपने घर के बल्ब को, अपनी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फ्रिज को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल तो स्विचेस भी ऐसे आते हैं, आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नतीजा है। तो अब इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा मछुआरों, किसानों, निर्माण, खनन और रसद उद्यमों में लगे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए। देखिए मैंने मेंशन किया है स्काइलोटेक इंडिया भारत में IoT नेटवर्क प्रदान करती है। ठीक है, ये जो तकनीकी है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक LPWAN रेडियो तकनीकी है। LPWAN का मतलब होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क पढ़े होंगे आपने कंप्यूटर में। अगर नहीं पढ़े तो आपको पढ़ाए जाएंगे जल्दी जीएस के सेक्शन में। इसके अलावा कुछ मेन बातें जान लेते हैं BSNL के बारे में, जिसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, अर्थात ये सरकारी कंपनी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MD प्रवीण कुमार पुरवार इसके वर्तमान अध्यक्ष और MD है। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह नई दिल्ली और मुंबई को छोड़ के संपूर्ण भारत में अपनी दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में इसकी सर्विसेज नहीं है। ठीक है, तो नई दिल्ली और मुंबई में MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य पहला आभासी शिखर सम्मेलन। पहला आभासी शिखर सम्मेलन क्यों? क्योंकि कोविड के इस दौर में फिजिकल सम्मेलन तो पॉसिबल ही नहीं रह गए। अब जो कुछ भी होगा सब कुछ वर्चुअल ही होगा आज के दौर में। तो इसलिए पहला आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कब आयोजित किया गया? 11 दिसंबर 2020 कल आयोजित किया गया।
तो इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों और पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद दुनिया में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो इस सम्मेलन के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण आदि के कई समझौते हुए। देखिए, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जो पहले कभी सोवियत यूनियन के हिस्सा रहे थे, वो परमाणु ऊर्जा की दृष्टि से बहुत संपन्न है, क्योंकि वहाँ यूरेनियम के भारी भंडार पाए जाते हैं। यही कारण था कि सोवियत यूनियन टूटने से पहले रूस ने पर्याप्त मात्रा में इस यूरेनियम का उपयोग करते हुए परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। तो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक सैन्य तरीके से, एक असैन्य तरीके से। तो असैन्य तरीके का मतलब होता है उससे एनर्जी जनरेट करना और उसे ट्रांसमिट करना लोगों तक, ठीक है। और सैन्य तरीके में उनका गलत इस्तेमाल करते हुए बम बनाना। तो अब जो है, इन्होंने भारत के साथ इसने जो समझौता किया है वो एक असैनिक परमाणु समझौता है, अर्थात भारत जो यूरेनियम लेगा उज्बेकिस्तान से, उसका इस्तेमाल गैर सैन्य गतिविधियों में किया जाएगा, अर्थात एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब भारत और उज्बेकिस्तान 2011 से रणनीतिक साझेदार भी हैं, ठीक है। और दोनों देश द्विपक्षीय निवेश मतलब बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT और अधिमान्य व्यापार समझौता PTF जो कि अभी हाल ही में आपको बताया था मैंने, नेपाल और भूटान ने आपस में किया है, उसी तरीके के समझौते से दोनों देश आपस में जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि इस तरीके से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कुछ बातें जान लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान एक, जैसा आपको बताया मैंने, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मध्य एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी ताशकंद है। इसकी मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान सोम इसकी मुद्रा है। और इसकी सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? तो इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्थात ये पूरी लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब इसकी कोई भी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती, मतलब चारों ओर से स्थलीय देशों से जुड़ा हुआ देश है। वर्तमान में स्वाकत मिर्जियोयेव यहाँ के और राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे देखिए ताशकंद लिखा हुआ है, यहाँ की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ताशकंद में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन भी वहीं पे हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगली खबर देखते हैं। हमारी अगली खबर क्या है कि RTGS सिस्टम 14 दिसंबर से 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। तो RTGS सिस्टम, जैसे आपको पता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है, 14 दिसंबर से ये सुविधा 24/7 अवेलेबल रहेगी। और RTGS के बारे में एक बात और, RTGS का जब हमें फंड ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट तय किया गया RBI की तरफ से कि आप मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए जब आपके पास होगा तभी आप RTGS सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, मैक्सिमम इनफाइनाइट समझ लीजिए, आपका जितना पैसा भेज सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे तभी आप RTGS सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख से कम का धन भेजना है तो आपको NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देखिए मैंने मेंशन किया है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का उपयोग 2 लाख रुपए तक के, मतलब अगर 2 लाख से कम की धनराशि आपके पास तो आपको ट्रांसफर करनी है ऑनलाइन, तो आप NEFT सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो भारत ऐसे कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहां पे RTGS 24/7 अवेलेबल होगा। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे जो व्यापारी वर्ग है हमारे देश का, जिसको बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने होते हैं अपने व्यापार के लिए, वह अब 24/7 सुविधा का उपयोग कर पाएगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा, ठीक है। और हमारी जो NEFT व्यवस्था है यह पहले पिछले साल दिसंबर से 24/7 लागू कर दी गई थी पिछले साल। तो कुछ बातें RTGS के बारे में, इसे चालू किया गया था 2004 में, 26 मार्च 2004 में। ये एक सकल निपटान आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। ये मतलब तुरंत निपटा दिया जाता है, इसमें 1-on-1 इसमें ट्रांजेक्शन होता है, आपने भेजा दूसरे को मिला, सीधे सीधे, कोई बीच में कोई दलाली नहीं, कोई कमीशन नहीं, सिर्फ बैंक का जो चार्जेस होता है कन्वीनियंस फीस वो आपको देनी पड़ेगी। और इसके लिए जैसा आपको मैंने बताया कि 2 लाख रुपए मिनिमम लिमिट है भेजने की, मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगली खबर है हमारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ठीक है। जैसा कि मेंशन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, तो किसने दिया होगा? सीधी सी बात है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही दिया गया होगा इसे। अब ये किसे दिया गया है? तो संस्थागत रूप से, मतलब इंस्टीट्यूशनल पुरस्कार दिया गया है। भारत की एक NGO है संस्था हेल्पेज इंडिया, ठीक है, इसको संस्थागत श्रेणी या इंस्टीट्यूशनल श्रेणी में दिया गया है 2020 के लिए, ठीक है। ये मेंशन किया मैंने यहाँ पे कि हाल ही में हेल्पेज इंडिया को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान राज्य की जो रानी है मदर ग्यालुम वांगचुक, इनको दिया गया है, ठीक है। तो उनका नाम याद रखना है, अगर आप ग्यालुम वांगचुक याद रख लेंगे तो आपको एग्जाम में काम चल जाएगा, आपको इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों तथा समाधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है।
इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1981 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और 1983 में इसको पहली बार दिया गया था। देखिए मेंशन है यहाँ पे। कुछ बातें हेल्पेज इंडिया के बारे में। तो भारत में लगभग 4 दशकों से ये कार्य कर रहा है। ये क्या करता है? बुजुर्गों और अन्य वंचित वर्गों के लिए एक हेल्पिंग संस्था है, उनकी हेल्प करता है, उनके लिए ओल्ड एज होम खोलने का काम करता है और दान देने का काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और यह भारत के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के तहत एक पंजीकृत एनजीओ है। ठीक है, एक सोसाइटी है ये। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, देखिए मेंशन है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है और ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई है ये उत्सर्जन गैप की, उसमें बताया गया है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि इसमें जो डेटा दिया गया है वो वर्ष 2019 के लिए दिया गया है। अभी 2020 का डेटा वो अगले साल की रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। 2019 के लिए उन्होंने कहा है कि जितने भी G20 देश हैं वो लगातार अपना उत्सर्जन बढ़ाते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज का लगातार उत्सर्जन बढ़ रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, लगातार ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं। और जिस स्पीड से ये लोग उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं अपना, हम कभी भी पेरिस समझौते के तहत जो 2 डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक स्तर से हमें टेम्परेचर रखना था, हम उसे नहीं रख पाएंगे। और इसका अगर और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर लगभग 3-3.5 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ के रुकेगा जाके, और इसके भारी परिणाम होंगे क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है हमारे पर्यावरण पे और मौसम की बदलती गतिविधियों पे, तो इसका खामियाजा मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हमें अभी चेतने की जरूरत है इस मामले में। तो कुछ बातें अब जान लेते हैं UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्थाओं के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उस दौरान इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया नैरोबी, जो कि केन्या की कैपिटल है। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इसका काम क्या है? इस संगठन का उद्देश्य है मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना। तो मतलब एक तरीके से ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तत्पर है जो कि मानव जाति के लिए सही है। मानव जाति नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए सही है। ये हर कदम उठाने के लिए तत्पर है और करना भी चाहिए इसे ऐसा। इसके द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट जारी की जाती हैं प्रतिवर्ष। कभी कभी एग्जाम में रिपोर्ट पूछ देता है कि ये फला रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन की है। तो देख लेते हैं कि UNEP कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो सबसे पहला जो जैसा आपने अभी जाना कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है UNEP के द्वारा। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ये रिपोर्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि UNEP के द्वारा जारी की जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1972 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या की राजधानी में। ठीक है, ये कुछ जानने वाली बातें थी। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है हमारी? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, तो देखिए कब से मनाया जा रहा है? 2003 से हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा वर्ष 2002 को हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष घोषित किया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 से 2030 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र एक्शन दशक घोषित किया। इस दशक के दौरान जो पारिस्थितिकी बहाली है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को लॉस हो रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। और कुछ बातें पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, तो यहाँ पे दुनिया की 15% आबादी और 25% पशु और पेड़ पौधे पहाड़ों में ही रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी बड़ी अच्छी खासी जनसंख्या रहती है वहाँ पे और अच्छी खासी जनसंख्या वहाँ पे पशुओं और पेड़ पौधों की है। तो इस वर्ष का जो हमारा थीम था, इसका विषय था 2020 का, वो था पर्वतीय जैव विविधता। क्या था? पर्वतीय जैव विविधता हमारा थीम था। और इसके अलावा हमारे जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके 15 नंबर में ये मेंशन किया गया है कि ज़मीन पर जीवन, इसको सुगम बनाना है, इसके लिए इस दिशा में काम करना है। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं अंत में वुमेन ऑफ द डे। तो आज कौन कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट हमारे लिए? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस और जो बाइडन को
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है या दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में करंट के सेक्शन में, तो आप इसको मार्क कर लीजिए कि जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियाई विकास आउटलुक जारी किया है और इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि वर्ष 2020 और 21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 8% तक गिरेगी, मतलब पिछले वर्ष के मुकाबले 8% तक नीचे जाएगी, मतलब -8 ग्रोथ रहेगी उसकी। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में स्विगी जो कि एक ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर है, वह पीएम स्वनिधि योजना के तहत 125 शहरों में स्ट्रीट फूड वेंडर प्रोग्राम का विस्तार करेगी। और इसके अलावा अगली खबर क्या है, 76 वर्षीय नाना एंडो डंकवा को घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। अभी फिर से मतलब दोबारा चयनित हुए हैं ये इस पोस्ट के लिए। ठीक है। कौन? नाना एंडो डंकवा। कहाँ के? घाना के। घाना की कैपिटल एक्रा है। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल जो कि डेमोक्रेटिक सांसद हैं अमेरिका में, उन्हें कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया है, तो हमें इनका याद रखना है इन्हें। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारे देश के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। हमें ख्याल रखना है इस चीज का, कितने केंद्र? 1000 केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। किसने? खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी ने, जिससे कि हमारे जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं अपने अपने खेलों से, वो रिटायर होने के बाद एक रोजगार से जुड़ सकें, उन्हें रोजगार मुहैया हो सके प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हमारी आज की खबर थी, हम मिलते हैं कल आपसे। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको यथासमय आने वाली अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें।